Today we are going to continue the study of vitamins by starting next vitamin, that is vitamin B2. सबसे पहले आप विटामिन B2 के बारे में ये याद रखेंगे कि विटामिन B2 जो है इसे हम कभी कभी विटामिन जी भी कहते हैं। ओके, तो अगर कहीं पे ऑप्शन में विटामिन B2 सिलेक्ट करना हो और वहाँ पे विटामिन B2 ना दिया हो तो आप विटामिन जी को सिलेक्ट कर लेना, इट विल बी देयर। नेक्स्ट थिंग कि ये जो विटामिन B2 है केमिकली इसको हम क्या कहते हैं, इट्स केमिकल नेम इज, इट्स साइंटिफिक नेम इज राइबोफ्लेविन। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो ये फ्लेविन पोर्शन है इस नाम का इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है फ्लेविन रेफर्स टू येलो एंड दिस विटामिन इज येलोइश इन कलर। समझ आ रहा है? अब राइबो पोर्शन इसके नाम में इसलिए है क्योंकि ये जो विटामिन है इसका जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें राइबो शुगर से एक डिराइव्ड मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं डी राइबोटॉल। ये जो डी राइबोटॉल है ये इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। So this ribo part of this name is because of the presence of ribitol, which is a derived molecule of ribose sugar. इतना क्लियर है? आपको वहां पे हो सकता है कि वहां पे एक और नाम दे सकते हैं ऑप्शन में, अगर ये B2 एंड विटामिन जी ना हो वहां पे तो वहां पे ये नाम हो सकता है, या विटामिन B2 या विटामिन जी या राइबोफ्लेविन। अगर तीनों नाम नहीं होंगे वहां पे ये लिखा होगा लैक्टोफ्लेविन। लैक्टो रेफर्स टू मिल्क। ये विटामिन सबसे पहले मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया गया इसलिए इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं कुछ, ठीक है। सो इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड लैक्टोफ्लेविन। और मिल्क की बात जब हम करेंगे, मैंने आपको कहा है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें बहुत ही कम ज़रूरत होते हैं, चाहे विटामिन हो या मिनरल्स हो, ये हमें बड़े ज़्यादा कंसनट्रेशन में ज़रूरत नहीं होते। लेकिन अल्लाह ताला ने यही चीज़ हमारे आसपास की फूड्स में भी रखा है कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए वो हमारे आसपास की फूड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा चाहिए हमें अपनी अपनी बॉडी के लिए, तो ये फूड्स हमारे आसपास जितने भी होंगे उनमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी। अब जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जिनमें मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये हमें कम कंसनट्रेशन में चाहिए, इसीलिए अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा कि हमारे आसपास जो फूड्स हैं उनमें ये बहुत ही कम कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मिल्क की बात करते हैं, मैंने कहा कि ये मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया गया सबसे पहले, लेकिन मिल्क की बात करेंगे, अगर आपको 1 ग्राम ऑफ दिस लैक्टोफ्लेविन निकालना है, 1 ग्राम ऑफ दिस विटामिन बी या विटामिन जी, B2 या विटामिन जी निकालना है, तो आपको चाहिए अबाउट 15 किलो नहीं, 1500 भी नहीं, 15,000 लीटर्स, 15,000 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो समझेंगे ये कितनी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? इतना क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है, बी कम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इनमें अगर सबसे कम सॉल्युबल हम देखेंगे कौन है वाटर में, वो यही विटामिन है, विटामिन B2 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज द लीस्ट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। समझ आ रहा है? इसको कभी कभी वारबर्ग्स येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये हीट स्टेबल होता है। हीट स्टेबल मीन्स कि अगर आप इसको कुक करेंगे तो विटामिन B2 को लॉस नहीं होता है कुकिंग के जरिए। लेकिन अगर आप लाइट में इसे रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो विटामिन B2 उस फूड में डिप्लीट होता है जिसको आप सनलाइट में रखते हैं। तो मिल्क को अगर आप सनलाइट में रखेंगे देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ दिस, उसकी डिजनरेशन होगी किसकी? विटामिन B2 की। लेकिन हीट देंगे, आप कुक करेंगे तो उससे विटामिन B2 को कुछ नहीं होता है, ये याद रखेंगे। अब ये जो येलोइश, चूंकि ये येलोइश इन कलर है, तो इससे कई सारे जो फंक्शंस होती हैं, पार्टीज होते हैं, जो कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें फूड्स में कलरिंग एजेंट किया गया जाता है इसको यूज़, कलरिंग एज एन कलरिंग एजेंट। उसमें क्या कलर देता है? येलो टू ऑरेंज कलर फूड्स को देता है, ठीक है। और ये जो विटामिन है इसकी अगर हम बात करेंगे ये फंक्शन कैसे करता है, मैंने आपको कहा कि बी विटामिन जो होते हैं दे एक्ट एज को एंजाइम्स। ये हॉलो एंजाइम जो होता है उसको फंक्शनल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, इसकी जो कोएंजाइमेटिक फॉर्म है, या हम कह सकते हैं इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, वो दो होते हैं। एक होते हैं FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको फुल नेम्स याद नहीं रखने। FMN एंड FAD इसके एक्टिव फॉर्म्स हैं, या आप कह सकते हैं इसके कोएंजाइमेटिक फॉर्म्स हैं। समझ आ रहा है? अब विटामिन B2 जो भी काम करेगा वो यही कोएंजाइम्स के जरिए किया जाता है।
ठीक है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको कहा है कि ये काम करते हैं थ्रू द एंजाइमेटिक फॉर्म, खुद से काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए काम क्या किया जाता है। ये जिस तरह से बाकी विटामिन हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे जो कि बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं, जैसे B1 पढ़ा है, ये भी है, और उसके बाद भी ये विटामिन एनर्जी गिविंग विटामिन होते हैं, ये सारे ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट B9 एंड B12 जो मैंने आपको बताया है, जो कि हिमेटोपोइटिक है, जो कि ब्लड बनाने के लिए लगते हैं। अब यहाँ पे इवन विटामिन B6 भी ब्लड बनाने के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विटामिन हैं ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग होंगे, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबॉलाइज करने के लिए लगेंगे, उनसे एनर्जी निकालने के लिए लगेंगे। लेकिन एनर्जी किस प्रोसेस में निकलती है, मैंने आपको पहले ही कहा है, दैट ऑकर्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर मीन्स जो कि सेल के अंदर होती है रेस्पिरेशन, क्योंकि जब आपको मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या रेस्पिरेशन होती है। सांस लेने को भी रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो हमारा खुराक टूट जाता है, उससे एनर्जी निकलती है, वो भी रेस्पिरेशन है। उस रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यही समझेंगे आपकी उस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इस राइबोफ्लेविन का एक अहम रोल रहता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट से एनर्जी निकालने के लिए। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। आपको पता है अगर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को पहले हमारे साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, ये आपको मैंने बताया पहले। उसके बाद इस पायरुवेट को बोला जाता है चलो आपको सजाएंगे, आपको ले जाएंगे, आपको हम कहाँ ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बोलता है नहीं, मुझे पहले सजा के ले लो। तो यहाँ से क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे रेस्पिरेशन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है चल भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जा, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको मैंने आपको कहा कि इसको एक साइकिल में घुमाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। उस साइकिल को क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। यही आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन में, और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी के कुछ और पार्ट्स आपको याद रखने हो गए, आपके रेस्पिरेशन भी याद रखिएगा। इसके बाद ये TCA साइकिल के बाद एक और प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी सेल रह गई, ये आपका साइटोप्लाज्म है जिसमें ये ग्लूकोज पायरुवेट में बनता है, और पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर यहाँ पे आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका TCA साइकिल होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल होता है। फिर यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है, इसका मेम्ब्रेन ये वाला, यहाँ से ये मेम्ब्रेन जो है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो चेन है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और वो जो रिएक्शंस होते हैं हर जगह पे, अगर हम देखेंगे ये जो स्टेप्स इसमें होते हैं, हर जगह पे इस पे दो चीज़ें होती हैं, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, हर जगह पे, यहाँ पे भी, 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 वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी आइडिया रखिए। रिडक्शन हो रही है, और यहीं पे इसी पहले वाले स्टेप पे ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो आप इतना याद रखेंगे कि इसमें 2 रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। इन स्टेप्स में 2 रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, जिनको हम क्या क्या कहते हैं, एक होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, दूसरी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। और कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस रिएक्शन को कलेक्टिवली कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मिट गया, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको समझ तो आ ही गया। ये रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है, ये कहाँ पे होती हैं, आप समझ सकते हैं, दे ऑकर इन आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। कुछ चेन लाइक रिएक्शंस होते हैं, चेन लाइक, उसमें कुछ प्रोटीन पड़े होते हैं जो कि जहाँ वहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं एक चेन की तरह, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में, इनमें ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, इनमें आपके राइबोफ्लेविन का इन द फॉर्म ऑफ FMN एंड FAD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कराने के लिए आपका राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट। दूसरा, आपको मैंने जब वहाँ पे पायरुवेट बनने के लिए जो एंजाइम लगता है ग्लूकोज से, उसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। और एक जगह पे यहाँ पे जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अभी मैंने बताया था, उसमें ये एंजाइम भी
काम करता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। इन दो एंजाइम्स के काम के लिए भी, इन दो एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए भी ये जो राइबोफ्लेविन है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FMN एंड FAD बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप यहाँ से एक नतीजा निकाल सकते हैं कि हाँ भाई, हम समझ गए कि आपका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसमें इसका एक अहम रोल रहता है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए आपका विटामिन B2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे B1 के बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पे पॉइंट एक समझेंगे, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, फैट जो है, फैट बर्न होके, फैट टूट के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है। ग्लूकोज तो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। फैट के बाद यहाँ पे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन भी टूट के अल्टीमेटली ये यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। पहले अमीनो एसिड निकलते हैं प्रोटीन के, फिर अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं इसमें। आप सीधे याद रखिए, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो या ग्लूकोज हो, अल्टीमेटली ये क्या चीज़ बनाते हैं, यही जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रेस्पिरेशन में, या हम कह सकते हैं हमारे अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है, समझ आ रहा है? चाहे फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, ये तीनों तोड़ के अल्टीमेटली क्या बना देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि आगे जाके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, TCA साइकिल में चलेगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलेगा। और इन सब का नतीजा ये निकलता है कि हम अपना रुपया बनाते हैं, एनर्जी करेंसी बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर कि इसका एक अहम रोल रहता है क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, इसके मेटाबॉलिज्म में इसका एक अहम रोल रहता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबको पहुंचना है, सबको फैट की एनर्जी भी वहीं निकालनी है, लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। प्रोटीन की भी वहीं पे सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, कार्बोहाइड्रेट की भी सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे निकलती है। याद रखिएगा, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP कहाँ पे निकलते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में निकलते हैं। तो वहाँ पे हर हिसाब से इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होना है, इन तीनों से जो एनर्जी निकलने वाली थी वो तभी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएं, और उसके लिए आपका राइबोफ्लेविन बहुत ज़रूरी है। तो राइबोफ्लेविन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, कीप इट इन योर माइंड। अब देखते हैं इसके कुछ सोर्सेज हैं आपके लिए, मैं मतलब आपके लिए एक होमवर्क रखता हूं, आप वो कीजिएगा, वो डाल सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। आप गूगल में सर्च कीजिएगा विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फलानी विटामिन, फलानी विटामिन, फलानी विटामिन, ABC जो भी आएगा सब का लिख दीजिए, और फिर जाके वो अपने पास एक सीक्वेंस में रखिएगा, ठीक है? ठीक है, या तो अगर आपकी जो बुक्स वगैरह हैं उसमें अगर कहीं पे है तो मैं भी आपको दे दूंगा, वैसे बताऊंगा बाद में। तो आई विल ऑल्सो डू माई सर्च ऑन दैट, और आपको बताऊंगा कि हर किसी विटामिन में जो है फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, पूछ सकते हैं कि पहला सबसे कौन ज़्यादा कौन। तो यहाँ पे जो विटामिन B2 है आपके दूध में ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, आपके टमाटो में होता है, ठीक है? ये काफ़ी सारे जो सोर्सेज है इसके। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एग जो होता है ना, एग में हर कोई चीज़ है, एक्सेप्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है। याद रखिएगा, कार्ब्स कम है, बाकी इसमें सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि मैं फलानी जगह फंस गया हूं, मैं यहाँ पे क्या खाऊं, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी बाहर, एक काम करो, एग्स ले लो, ऑमलेट बना दो, और दूध का 1 कप ले लो, आपका फुलफिल हो जाएगा सारा। समझ आ रहा है? एग्स ले लो, एग्स आर मस्ट, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो एग्स होते हैं ना, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड फूड इन बॉडी बिल्डिंग। सबसे पहला प्रेफर्ड जो है वो वे प्रोटीन कंजम्पशन हो जाती है, वे के बाद आपका एग्स होते हैं। इन दो के बगैर जो कंपटीशन लड़े जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो करते हैं, सेहत के लिए जो सब कुछ करते हैं, इसके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? तो एग्स आर मस्ट, रिमेंबर। और यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जर्दी नहीं खाएंगे, जर्दी फेंक देंगे। जर्दी में ही सारे विटामिन है, जर्दी में ही बहुत सारे विटामिन है, उसमें एनर्जी भी है, विटामिन भी है। जर्दी फेंका मत कीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं खानी है। अगर 3 अंडे खाएगा कोई तो 3 जर्दियाँ कुछ नहीं करती हैं, ठीक है? रिमेंबर दिस। अब देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं। वैसे इस विटामिन B2 की कोई ख़ास डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो हम कह सकते हैं फलानी बीमारी इससे हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड अरेबिनोफ्लोविनोसिस, ठीक है?
अरेबिनोफ्लाविनोसिस जो है इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। एक होता है सबसे पहले ये ग्लोस्टिस, उसके बाद स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलाइटिस, चिलोसिस एंड डर्मेटाइटिस। देखिए एक बात याद रखिए हमेशा, बायोलॉजी में जहाँ पे भी आप TIS पढ़ोगे ना, TISटिस, रिमेंबर इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। क्या है ये? इन्फ्लेमेशन। और यहाँ पे एरेबिनोफ्लाविनोसिस के सबसे पहले सिम्टम को क्या कहते हैं? ग्लोस्टिस। ग्लॉस रेफर्स टू टंग, तो यहाँ पे किसकी इन्फ्लेमेशन होगी? टंग की इन्फ्लेमेशन होगी। स्टोम रेफर्स टू माउथ, यहाँ पे किसकी इन्फ्लेमेशन होगी? सारे माउथ की इन्फ्लेमेशन होगी अंदर से, तो यहाँ पे माउथ की इन्फ्लेमेशन हो रही है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है आपके माउथ में जो कोने होते हैं, कोने जो माउथ के हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो एंगल्स ऑफ माउथ पे इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। इसी तरह से आपका चिलाइटिस क्या आता है? चिलाइटिस हो गए लिप्स, चिले रेफर्स टू लिप्स। ओके, तो मुझे बताइए किसकी इन्फ्लेमेशन होगी? लिप्स की इन्फ्लेमेशन होगी। यहां पे है चिलोसिस, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है ना? याद रखिएगा, आपके फटे होंठ, मेरे मतलब जिसके फटे होते हैं होंठ, वो फटे होंठ यही होता है, चिलाइटिस उसको कहते हैं, चिलोसिस उसको कहते हैं। तो फिशर्ड लिप्स जो होते हैं, फिशर्ड लिप्स, जो कि जनरली आपके कोने पे ज़्यादा फिशर हो जाता है। वैसे होंठ सबके फटते हैं विंटर में। चिलोसिस। इसी तरह से है डर्मेटाइटिस जो होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन में रैशेज आना। ये इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन याद रखेगा, ये जहाँ पे वहाँ पे एक रेडनेस होती है, वहाँ पे थोड़ा सा हीट होती है, वहाँ पे थोड़ा सा पेन होती है। किसी भी एरिया में जहाँ पे कोई थोड़ी सी रेडनेस होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, एक एक चीज़ ये है। दूसरा, रेडनेस के अलावा वहाँ पे काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और पेन भी वहाँ पे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनिन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड। वो आपको याद नहीं रखना है, इतना याद रखिए कि इन्फ्लेमेशन हो गई रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग। रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट, ये चार चीज़ें जहाँ पे आप कहो कि यहाँ इन्फ्लेमेशन है, तो यही हमारे होंठों को होता है। यहाँ पे अगर आप टांग को देखो, वो रेडनेस हो जाती है उसमें, और स्वेलिंग भी आ सकती है लिप्स में, होंठों में, माउथ में। ये सारी चीज़ें जो माउथ के आसपास हो रही हैं, इन सबको कहते हैं एरेबिनोफ्लाविनोसिस। इसके साथ साथ स्किन में भी इन्फ्लेमेशन आती है, डर्मेटाइटिस। स्किन में भी रैशेस पड़ते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एरेबिनोफ्लाविनोसिस। अब मैंने दिया है कि नहीं ज़रा ना, अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में, कुछ और भी डिजीज़ बताऊंगा, डिजीज़ नहीं, कुछ और भी सिम्टम्स बताऊंगा, जो कि ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन इसका रोल कुछ हद तक बोलते हैं कि उनमें भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो अगर कहीं पे थायराइड डिसऑर्डर्स, डिसफंक्शनिंग है, इसकी डिफिशिएंसी से ये भी हो सकता है कुछ हद तक। ठीक है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। और यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये आपके कुछ आई डिसऑर्डर्स करा देता है, इसकी डिफिशिएंसी, आई डिसऑर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आई डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है? देखिए, आई की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है लाइट की तरफ। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा, ये जो आई है, आई में कैटरैक्ट हो सकता है। कैटरैक्ट आपने सुना होगा कि आपका जो अल्लाह ताला रहम करे, मतलब जो इंसान का लेंस होता है जो हमारी आंखों में होता है, वहाँ पे क्लाउडीनेस हो जाती है। वो थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं रहता है, वो जैसे लगता है वो ट्रांसल्यूसेंट रहता है। बादल जब छाते हैं तो आपको पता है ना, बादल में लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, ऐसा ही उसको होता है। क्लाउडी वो लगने लगता है, वो जो लेंस होता है। और फिर क्या होता है आप मुझे बताइए? ये अच्छे से देखेगा कि इस बेचारे को धुंधला धुंधला दिखाई देगा, इसको ब्लरी विजन होगा, ब्लरी विजन होगा इस बेचारे को, है ना। और ड्यू टू द क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ द लेंस। इसके अलावा आई डिसऑर्डर में ये भी देखा गया कि ग्लेकोमा जो है वो भी हो सकता है। ग्लेकोमा में क्या होता है कि ये डिसऑर्डर जो होता है, इसमें जो आपके मैंने आपको पढ़ा है, जो आई है, आई में जो यहाँ पे रेटिना है, रेटिना में जो इमेज बनती है, जो इन्फॉर्मेशन रेटिना पे आती है, वो अल्टीमेटली नर्व के जरिए, एक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन को बोलती है ब्रेन भाई, आपने देखा, क्या देखा, हमने आगे से क्या इन्फॉर्मेशन लाई, उसकी इमेज बताइए क्या है। तो ब्रेन पे हम समझते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लेने के लिए आपको कौन लगती है? कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व इसमें डिजनरेट हो जाती है, इसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो कुछ हद तक बोला गया है कि इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसलिए आप समझेंगे कि आई के रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स इससे होते हैं। अच्छा, आपके मतलब ये भी इससे हो सकता है, माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन्स। आपने हेडेक तो आपको पता है कि सर में दर्द है ना। हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क होता है? हेडेक जो है वो नॉर्मली जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है हेडेक। नॉर्मली हम जब थक जाते हैं तो हेडेक होती है हर किसी को, इवन मुझे अभी भी पढ़ाते पढ़ाते।
तो ये हेडेक जो है ये नॉर्मल केस है, लेकिन ये हेडेक जो पेनफुल होती है, जो ज़्यादा देर तक रहती है और पेनफुल रहती है और ऑफन वो एक ही साइड में होती है, उसे हम कहते हैं माइग्रेन। और ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी डिफिशिएंसी से माइग्रेन्स भी हो सकते हैं और इवन एनीमिया भी हो सकता है। देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, लेकिन चलो पढ़ाई तो थोड़ा सा ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एनीमिया भी इससे हो सकता है, बस इतना आप याद रखेंगे, इतना क्लियर है। इवन ये भी अगर आप याद रखना चाहिए कि अगर अगर माँ में जिसके पेट में बच्चा बन रहा है ना, अगर उसमें डिफिशिएंसी होगी राइबोफ्लेविन की, बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी होगी काफ़ी टाइम तक, जो बच्चा पैदा होता है, ऑफन देखा गया है, इसकी रिलेशनशिप देखी गई है, ये प्रूव भी नहीं हुई लेकिन कुछ हद तक कभी कुछ केसेस इसके आए हैं कि उस बच्चे में क्लिफ्ट लिप और प्लेट एंड प्लेट देखा गया, क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट प्लेट। आपने कभी बच्चे को देखा है जब वो पैदा होता है तो उसके होंठ जो आगे वाले हों वो कट होते हैं बीच में से नाक के नीचे, और अगर उसका मुंह आप खोलेंगे, अल्लाह ताला रहम करे, अंदर से भी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना मुंह का, उधर भी एक फिशर होगा, उधर भी काटा होगा वो प्लेट ऊपर का। हमारे हमारे मुंह के ऊपर वाला जो फ्लोर होता है ना, जो उसका छत होता है मुंह का अंदर से, उसे कहते हैं प्लेट। उसमें भी बीच में एक कट दिखाई देगा आपको, दैट इज कॉल्ड क्लिफ्ट प्लेट, क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट प्लेट उस बच्चे में देखा गया है। समझ आ रहा है? और यहाँ पे एक खास पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने शायद नहीं आपको बताया। जो होता है कि ये जो विटामिन B2 है ना, ये विटामिन B3 बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 नॉर्मली हम डाइट से लेते हैं, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, डाइट से लेते हैं, ठीक है। लेकिन डाइट से हम 90% लेते हैं, 90% लेना है, 10% हमारी बॉडी में ही बनता है। किससे? एक एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन जिसके बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफान। क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन जो है, इससे हम विटामिन B3 बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं नियासिन। और ये बनाने के लिए आपका ये B2 आता है, बोलता है B2 बोलता है चलो मैं आपको हेल्प करता हूं ये बनाने में। B2 इन द फॉर्म ऑफ FAD, फुल फॉर्म याद नहीं रखनी, ठीक है। फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रखोगे तो आएगा जहन में, तो आएगा नहीं तो कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लगता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, विटामिन B6 भी यहाँ पे काम करता है, बोलता है मुझे भी ले लो, मुझे भी करना है ये काम। विटामिन B2 को बोलता है मुझे भी ये काम करना है। B2 बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, पहले मैं तुझे धक्का दूंगा, पहले मैं तुझे एक्टिवेट करूंगा, पहले मैं तुझे एक्टिवेट करूंगा, फिर तू ये काम कर पाएगा। समझेंगे बात को? विटामिन B2 एंड B6 दोनों लगते हैं विटामिन B3 बनाने के लिए फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। लेकिन B2 डायरेक्टली बनाता है, B6 जो है इसको एक्टिवेट पहले कौन करा देता है? विटामिन B2। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हो गया आपका इसमें जो फंक्शंस हैं, सोर्सेज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो हो गया ये वाला। नाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस विटामिन, दैट इज विटामिन B3। विटामिन B3 के भी काफी सारे नाम हैं, याद रखेंगे आप। पहला नाम है निकोटिनिक एसिड, दूसरा है नियासिन, तीसरा है निकोटिनामाइड एंड चौथा है नियासिनामाइड। ये अमाइड फॉर्म्स है इन दोनों के, एक्चुअली निकोटिनिक एसिड और नियासिन के अमाइड फॉर्म्स, मतलब NH फॉर्म जिसमें डालते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप समझेंगे, पहले इसको निकोटिनिक एसिड बोला गया था, विटामिन B3 को पहले विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड बोला गया था। लेकिन आपको पता है लोग जो है, लोग समझने लगे अरे बाप रे बाप, ये तो निकोटीन की बात करते हैं है ना। वो जो सिगार स्मोकर्स थे ना, जो सिगरेट पीते थे, उनको अरे ये तो हमारे निकोटीन की बात करते हैं, निकोटीन हमारे इस बीड़ी में जो निकोटीन होता है वो बहुत सारे डिजीज का इलाज करेगा समझ आया? तो ऐसे में इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि नहीं भाई ये तुम्हारा निकोटीन नहीं है, जो आप बीड़ी में होता है वो वाला निकोटीन नहीं है, वो इलाज नहीं करेगा, वो आपको अस्पताल में पहुंचाएगा या तो सीधे ऊपर पहुंचा देगा। ये वो वाला निकोटीन नहीं है, इसलिए इसको चेंज किया गया। अब इसको निकोटिनिक एसिड नहीं कहते हैं, अब इसको ज़्यादा क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। और ये कैसे इसको नाम दिया गया? ये NI जो है ये यहाँ से लिया गया, निकोटीन से NI लिया गया और NIA लिया गया, ठीक है। NICIN, आयन जो है ये वाला, NI निकोटीन से लिया गया, निकोटिनिक एसिड से, और ये IN जो है ये विटामिन से लिया गया, आयन यहाँ से लिया गया। पहले 2 लेटर्स निकोटिनिक एसिड से लिया गए और लास्ट के 2 लेटर्स जो आयन है वो विटामिन से लिए गए क्यों लिए गए? कि कल को ये ना कहें कि बीड़ी पीने से विटामिन आता है, विटामिन B3 बन जाता है, ठीक है। तो इस
चीज़ को दूर करने के लिए। तो टोबैको से टोबैको इज़ वेरी इंजीरियस, सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। ओके, समझ आ रहा है? यहाँ पे आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने शायद नहीं बताया, ये भी याद रखेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वारबर्गस येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ये याद आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट विटामिन B2 इज ऑल्सो कॉल्ड वारबर्गस येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। अगर डाला वहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वारबर्गस येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, तो वहीं पे अगर वहाँ पे येलो विटामिन लिखेंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो विटामिन, वो भी विटामिन B2 ही आप लिख देना, ठीक है? पूछेंगे नहीं क्योंकि ये बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखेंगे भी वहाँ पे येलो विटामिन, आप विटामिन B2 मार दीजिएगा। अब B3 की बात यहाँ पे फर्दर ले लेंगे आगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि ये 10% जो है, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। गोल्डबर्गर एक बंदा था जो कि पेलेग्रा को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि जिसने इस फैक्टर को देखा था, मतलब विटामिन B3 को। समझ आ रहा है? पेलेग्रा जो डिजीज इससे होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला रहम करे। अब यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी कि 10% आपका सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफान से, और उसके लिए आपको कौन कौन सा विटामिन ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। और वहाँ पे जैसे FMN एंड FAD थे एक्टिव फॉर्म्स, कोएंजाइम फॉर्म्स, तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म जो इसकी है, जिस फॉर्म में ये काम करता है, इसकी कोएंजाइम फॉर्म जो है विटामिन B3 की या नियासिन की, अब हम कहेंगे, अब हम कभी नहीं कहेंगे निकोटिनिक एसिड, वो क्या है? दैट इज NAD पॉजिटिव एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट पॉजिटिव, ये दो है। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? अब ये ही जिस तरह से वहां काम करते थे सारे FMN एंड FAD, यहाँ पे यही सारे काम करेंगे। तो एक्चुअली विटामिन B3 के एक्टिव फॉर्म्स काम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स, वो यही दो हैं। समझ आ रहा है? और ये काम क्या करेंगे? इनका काम क्या है? इनका काम यहां पे लिखा है मैंने सबसे पहले कि ये भी उन्हीं की तरह जो है, इनका बहुत ही अहम रोल रहेगा रेस्पिरेशन में। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स। बहुत सारे अनगिनत हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें ये काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स। और ये भी डिफरेंट जगहों पे ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं, बराबर विटामिन B2 की तरह काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ये अपना काम अंजाम देते हैं। और ये बहुत सारी, चूंकि ये काम नहीं है, बहुत सारे, मुझे आप ऐसा समझे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कोएंजाइम की फॉर्म में एक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम इसके लिए, तो वो यही है, NAD एंड NADP। most of the enzymes have this type of coenzymes for their functioning। समझ आ रहा है? और अगर ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए काम करते हैं, उनके कोएंजाइम, तो ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल किया करेंगे। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो हमारी सेल के अंदर होती है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा है उनमें दो किस्म होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, याद कीजिएगा। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस में शायद ही बताया था। समझ आ रहा है? तो अगर ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंट्रोल करेंगे, और ये ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी रिएक्शंस करते हैं, उनमें से कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि NAD और NADP में कौन सा एक्ट करता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, और कौन सा एक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो ये NAD है, दिस इज यूज्ड फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये आप ऐसे याद रखेंगे। वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हायर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी याद रखेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है ना, NADP, इसमें एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा है ना, तो बड़ा मतलब बड़ा बनाने के लिए, दैट मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शंस। बस इसके आगे ज़्यादा नहीं, मैं इसको ले लूँगा। अच्छा, ये DNA रिपेयर करने के लिए, DNA कहाँ है? DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसको रिपेयर करने के लिए
अपना रोल अदा करता है। और ये हमारे हेल्दी स्किन के लिए, हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, गट कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल या हमारे खाने की जो कैनाल है उसको गट कहते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए, और नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखने के लिए, हमारे ब्रेन एंड नर्व्स वगैरह को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें विटामिन B3 जो है इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज है। ये बेसिकली क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो HDL है, जो मैंने कहा था हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, ये इंक्रीज करता है इसको, समझ आ रहा है। और ये ओवरऑल जो फैट होता है बॉडी में, उसको डिक्रीज करता है। तभी आप जो ये विटामिन B3 जो फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें ये डाला जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं उनमें, कभी मैं बताऊंगा क्या क्या फैट बर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं। विद इन डेज आप कैसे कोई भी स्लिम हो सकता है। जो बाहर के आप देखते हो, ये जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये ना क्या होते हैं उनको, ये जो मूवीज़ में होते हैं हीरो वगैरह, वो ऐसे नहीं होते नेचुरली, वो नहीं फैट उतना बर्न नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके जहन में आ रहे होंगे कि पता नहीं, या कोई प्रेग्नेंट होती है, वो हीरोइन प्रेग्नेंट होती है, फिर अचानक देखते हैं तो इसका ये सारा फैट कैसे उतर गया, कुछ दिनों में उतार देते हैं। वो ऐसे नहीं, नेचुरल नहीं होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लिनबिटोरॉल, जो कि बहुत डेंजरस है, वो करते हैं वो यूज़। तो वो हो गया, वो मैं कभी बताऊंगा कैसे बर्न करते हैं वो फैट कैसे, तो वो भी बताऊंगा, वो भी यहाँ पे नहीं। लेकिन हाँ, ये विटामिन B3 की भी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसको अगर एक्सेस में यूज़ करेंगे, थोड़े से अमाउंट में खाएंगे तो ये अच्छा नहीं, ये फैट बर्न नहीं कर पाएगा उतना। आप देखिए, यही है वो डिजीज जिसके बारे में हम कहते थे पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। गोल्डबर्गर ने जो बोला था कि हाँ, ये पेलेग्रा को प्रिवेंट करेगा। क्या पेलेग्रा क्या डिजीज़ है? पेलेग्रा एक ऐसी डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स आप ऐसे देखेंगे, याद रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 3D या 4D, 3D/4D। 3D पहले पहले, और अगर ये 3D को कंटिन्यू किया गया तो वो 4D में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 3D क्या है, 3D है। एक है डायरिया, एक है डायरिया, समझेंगे बात। द फर्स्ट डी इज डायरिया, सेकेंड डी इज डर्मेटाइटिस, सॉरी इट इज डिमेंशिया, एंड थर्ड डी इज डर्मेटाइटिस। समझ आ रहा है? डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, ये 3D है। ये इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं। डायरिया होगी, इसी के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, जो आपका एब्डोमेन के रिलेटेड। मैंने आपको कहा अभी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और हमारे ब्रेन और बाकी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। और अगर इसकी कमी हो जाती तो तीनों में कमी हो जाएगी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हेल्थ उसकी बिगड़ जाएगी, तो उससे डायरिया होगा, उससे वॉमिटिंग होगी, उससे एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट होगा, ये सारी चीज़ें इस पेलेग्रा में। नेक्स्ट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया हो गया भूलने की बीमारी, ठीक है, लेकिन डिमेंशिया एक ही स्टेप में नहीं होता है, याद रखिएगा। डिमेंशिया अगर आप बात करेंगे, ये कोई बोलेगा कि पेलेग्रा किसी को हो गया तो डिमेंशिया पहले से होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। पहले पहले इसमें एंग्जाइटी हो जाती है, यहां पे मैं लिखता हूं कि एंग्जाइटी हो गया कि ये परेशानी हो जाती है, कोई इसको न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हो जाती है, इसको नींद नहीं आती है, नींद ना आना, चैन खोना, उसको कहते हैं इंसोम्निया। नींद आना, चैन खोना, दैट इज इंसोम्निया। इसके बाद मैंने जो आपको पढ़ा है कि पैरों में जो कांटे चुभते हैं ना, कांटे चुभते हैं, और वो जो पैरों में वो जलन टाइप हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसी के साथ साथ चलता आता है ये कौन सा, ये डिमेंशिया भी आने लगता है। मतलब इसमें मैंने कहा कि इसमें जो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है वो भी प्रॉब्लम्स हो जाती है इस पेलेग्रा में। ठीक है, डिमेंशिया एक फॉर्म है, एक मेजर चेंज हो जाती है इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका एक मेजर रिजल्ट निकलता है कि ये भूल जाता है, क्योंकि अब इसका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, तो भूलने की बीमारी तो होगी होगी। डिप्रेशन भी होगा इस बेचारे को, डिप्रेशन भी, ठीक है। और अगर नर्वस सिस्टम जो हमारा है, याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम, आप अगर कोई काम करते हो ना, याद रखेंगे आप, हमारी बॉडी को काम कराने के लिए दो ही चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारा हार्मोनल सिस्टम। अगर कोई बंदा आप देखते हो ये बहुत एक्टिव है, ये क्लास में भी एक्टिव है, उधर भी एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है, याद रखिएगा उसका नर्वस सिस्टम भी अच्छा काम करता है, उसका हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा काम करता है। समझ आ रहा है? अगर इनमें से कोई कम काम करेगा ना, तो वो लेथार्जिक हो जाता है, उसमें लेथार्जी आती है, उसको हिम्मत नहीं रहती है। ऐसा होता है ना कभी कि कारण मैं ये काम ही नहीं करता, काम करने का मन ही नहीं करता, वो ये कमजोरी होती है और कुछ नहीं होता है। याद रखेंगे, ये कमजोरी होती है, ये आपकी खता नहीं है, ये आपकी खता नहीं है, ये आपके
मतलब डाइट में कमी हो सकती है, या आपकी जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये कमज़ोरी है। एक्टिवनेस तब आ जाती है जो बंदा एक्सरसाइज करता है, जो बंदा अच्छा खाता पीता है, वो एक्टिव रहता है। जो 5 नमाज़ें पढ़ेगा, हमारे जो भी मुसलमान जो भी हैं, जो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। एटलीस्ट 5 टाइम वो एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने से भूख भी लगती है, तो खाना भी अच्छा खाते होंगे। और यही दो चीज़ें चाहिए आपके आपके नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को, तो ये आप समझेंगे। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये डिप्रेशन में आ सकता है, और इसमें थकावट भी होगी, फैटीग, फैटीग, थक जाता होगा। समझ आ रहा है? अगर जिस्मानी थकावट होगी ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो नर्वस सिस्टम में थकावट आती है, जो हार्मोनल सिस्टम में थकावट आती है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। जिस्म थक जाएगा, बाजू थक जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। आपकी बाजू जितनी थक जाएगी ना, उतना उसमें मसल इंक्रीज होगा, लेकिन आपके ब्रेन में, बाकी जो नर्वस सिस्टम है, आपके हार्मोन सिस्टम में कमजोरी आती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए टॉनिक जो दिया जाता है, ज़्यादा नर्वस टॉनिक देते हैं डॉक्टर्स। अब देखिए, फैटिक होगी, थकावट, और अल्टीमेटली इसको ये भी हो जाता है बेचारे को डिमेंशिया भी, ये भी, अब इसकी याददाश्त भी चली जाती है। अब डर्मेटाइटिस हो गया स्किन के लिए, ये हो गया गट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये हो गया नर्वस सिस्टम के रिलेटेड। डर्मेटाइटिस हो गया स्किन के रिलेटेड, स्किन में क्या प्रॉब्लम्स हो गया, डर्म हो गया स्किन, टीआईएस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। इन्फ्लेमेशन में आपकी वो रैशेज आ जाएंगे, रेड बबल्स हो सकते हैं, निकल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये फिगर देखिए, अल्लाह ताला रहम करे। अब डर्मेटाइटिस में क्या होता है, समझेंगे बात को, कि इसमें एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन होती है। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया कि नॉर्मल कलर आपका थोड़ा सा ब्राउन कलर है हमारा स्किन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज कलर हो जाता है। और हाइपर पिगमेंटेशन वहां हो जाती है जहां सन का एक्सपोजर होता है। आपको पता है, यहां बेचारा ये कुछ पहनता नहीं है, गर्दन के आसपास ओपन एरिया रहता है, तो इसमें यहां पे हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और ये कॉलर की तरह यहां पे लग रहा है इसमें पिगमेंटेशन, है ना, ज्यादा पिगमेंटेशन होगी। इसीलिए हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, डर्मेटाइटिस में ही मैं बता रहा हूं, इसे हम कहते हैं कैसल्स नेकलेस, कैसल्स नेकलेस। समझ आ रहा है कि नेकलेस की तरह यहां पे पिगमेंटेशन बहुत तेज है। अच्छा, ये हाथ भी सन के एक्सपोजर में रहते हैं, है ना, हाथों के ऊपर मत ग्लव्स पहनेगा कोई रोज रोज हर जगह पे। आप तो देखो, अब तो हम लगाते हैं वैसे, है ना, क्योंकि वो कोरोना ने ऐसा किया, कहर किया। अब ग्लव्स यहां नहीं पहनते, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे इसको कहते हैं ग्लव्स अपीयरेंस। ये जो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ये किस तरह होगी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लव्स अपीयरेंस। मैंने कौन सा पहन लिया, ग्लव्स अपीयरेंस, ओके। ये समझ आ गया ना, क्लियर है? तो ये हो गया, ये मेन सिम्टम्स है इसके पेलेग्रा के। तो स्किन के रिलेटेड हो गया हर हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है, तो ये हैंड्स और फीट का हो जाता है, हैंड्स के भी और फीट के भी हो जाएंगे ग्लव्स लगे अपीयरेंस। अब इसके अलावा क्या होता है इस पेलेग्रा में, इस पेलेग्रा में ये भी होता है कि जनरली पेलेग्रा की जो सिम्टम्स आप दिखाते हैं, ये आप दिखाते हैं, ये 3 दिखाते हैं, और फिर अगर पेलेग्रा को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोलॉन्ग्ड रहेंगे ये सिम्टम्स, तो अल्टीमेटली वो बंदा बंदा कमज़ोर कमज़ोर, और उसको अल्लाह ताला रहम करे, मर जाएगा वो, ठीक है। तो ये 42। अब नेक्स्ट जो है, इसमें ये भी देखा गया कि माउथ के रिलेटेड जो इन्फ्लेमेशन, जो हमने विटामिन B2 में देखा था, वो यहां पे भी है, स्टोमेटाइटिस। और वहां पे जो हमने टंग की इन्फ्लेमेशन देखी, ग्लोसाइट्स, वो यहां पे भी हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस, ठीक है, विटामिन B3। याद रखिएगा, ये भी, इसमें भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि वहां से वहां विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से मिल रहे हैं, ठीक है। उससे इसीलिए विटामिन B2 को कहते हैं पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा। समझेंगे बात, पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा, कि वहां पे सिम्टम्स है लेकिन वो पेलेग्रा नहीं है एक्चुअल। समझ आ रहा है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी को कभी कभी ऐसा भी कहते हैं पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा, कि वहां पे पेलेग्रा जैसे सिम्टम्स है, कि ये जैसे यहाँ पे स्टोमेटाइटिस है, वहां पे भी है, ग्लोसाइटिस यहाँ पे है, टांग में इन्फ्लेमेशन वहां पे भी है, लेकिन वहां पे वो पेलेग्रा के सिम्टम्स नहीं है, एक्चुअल पेलेग्रा नहीं है, वो कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे, इसलिए उसको कभी कहते हैं पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा। ये अगर याद रखना चाहिए तो रखिएगा। अब ग्लोसाइट्स जो है, ये क्या है, टंग जो है, टंग में इन्फ्लेमेशन होगी। इसमें इवन ये भी होता है, अल्लाह ताला रहम करे, जिससे सब डरते हैं, सारे लड़के डरते हैं, एलोपेशिया। एलोपेशिया हो गया, आपके सर में बाल नहीं रहेंगे, मेरे मतलब सर में बाल रहेंगे नहीं, तो जड़ जाते हैं बाल, ये भी टकलापन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इससे। एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूं, वो आप जहन में रखिएगा कि
जनरली ये डिफिशिएंसी जो है, ये पेलेग्रा जो है, जैसे हमने थायमीन विटामिन B1 में देखा था बेरी बेरी, क्या देखा था, बेरी बेरी, और वहां में मैंने आपको बताया था कि वो जनरली उनमें हो जाता है जो कि क्या खाते हैं, स्टेपल फूड, जिनका राइस होता है और वो पॉलिश्ड राइस खाते हैं, वो जो प्रोसेस्ड राइस होता है जिसमें वो ऊपर से कोटिंग रिमूव की जाती है, जो एलुरॉन लेयर होती है वो रिमूव की जाती है, जो जिसकी वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है और बेरी बेरी हो जाता है। तो वो पॉलिश्ड राइस खाने की वजह से, जिनका वो स्टेबल डाइट होता है कि वही राइस ही वो खाते, तो उनको बेरी बेरी हो जाती है। यहाँ पे ये ऑफन देखा गया है कि ये जो पेलेग्रा है, पेलेग्रा जनरली उन बंदों में हो जाता है, उन इंसानों में हो जाता है जो कि मक्की जो होती है, मेज जिसे हम कहते हैं, कॉर्न जिसे कहते हैं, कॉर्न, कॉर्न को यूज करते हैं एज स्टेपल डाइट और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं। क्योंकि मक्की जो होती है, मेज जो होती है, जो हम खाते हैं अक्सर, मक्की जो होता है जिसमें नमक लगाते हैं और खाते हैं, अगर कोई वही खाली खाता है ना, उसमें ये डिफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉर्न को अगर कोई स्टेबल डाइट बना देता है, बेसिकली इस कॉर्न में B3 है ही नहीं, B3 की डेफिशिएंसी है, इसमें B3 भी नहीं है, और इसमें वो एमिनो एसिड भी नहीं है जिससे B3 बन सकता था, B2 और B6 मिला के बना सकते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफान, ये भी नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको मक्की के साथ साथ कुछ और भी खाना पड़ेगा, इसलिए मक्की को स्टेबल डाइट जिन्होंने बनाया उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक पॉइंट और बता देता हूं, और ये एक तो ये रीजन होता है कॉर्न स्टेबल डाइट, और आपको मैं बताऊं कि नियासिन जो होता है, नियासिन एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, जिस खाने में ये होता है उसमें एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं नियासाइटिन। नियासाइटिन के साथ नियासिन प्रोटीन होता है, और ये जो नियासाइटिन होता है ये अल्टीमेटली नियासाइटिन जो है, इसी नियासाइटिन के साथ हमारा कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है, नियासिन विटामिन है, विटामिन B3, ये इसी के साथ है। लेकिन ये जो ये प्रोटीन है, ये दोनों चीजें जो हैं, ये अल्टीमेटली प्लांट में एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं हेमीसेल्यूलोज। क्या कहते हैं, हेमीसेल्यूलोज। इस हेमीसेल्यूलोज के साथ चिपक के होते हैं, इनके दरमियान एक ऐसा बॉन्ड होता है कि ये एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। जब ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते तो हम कैसे अपने नियासिन को अपने पास लेके आएंगे और अपनी बॉडी में यूज करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम खाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेमिसेल्यूलोज इनको छोड़ता है, बोलता है हमें मुझे छोड़ के मत जाओ। कहाँ जा रहे हो, वो बोलते हैं हम इसकी बॉडी में जाएंगे, इसको ताकत देंगे, वो बोलता है नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। हेमिसेल्यूलोज इनको पकड़ के रखता है। तो आप क्या करेंगे, आप जितना भी आप खाते हो उसमें सारा ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐसा होता है, आप ऐसा काम किया कीजिएगा, जब भी कोई ग्रेन्स खाने हों जिनमें आपको पता है विटामिन होते हैं, विटामिन B2 B3 भी होता है, सारे विटामिन, एक अच्छा जो पहले से करते आए हैं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये कोई इनमें नॉलेज अच्छी होती है, आप याद रखिएगा। हम ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं ये क्या करते हैं ये काम, उनमें पूरा साइंटिफिक नॉलेज होती है, इन्हें अच्छे से थ्रू एक्सपीरियंस से इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज गेन की होती है, जो कि हम बुक्स के जरिए पढ़ते हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस के जरिए गेन की होती है। क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम सोकिंग करते हैं, हम ये चने होते हैं या कुछ होते हैं वो पानी में डालते हैं, पानी में डालने से जो होता है इससे हेमिसेल्यूलोज से अलग निकल सकते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आसान हो जाता है। तो कोई भी ग्रेन्स या कोई भी जो आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप सोक करेंगे, रात को रखेंगे बर्तन में, सुबह खाएंगे, वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा। समझ आया? लेट्स हम इस तरह से विटामिन्स को समझें एक बार कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल। एक बार अगर आपने एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ा कि मुझे ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में आएगा, फिर सब बोलोगे। थोड़ा सा इसे अपनी हेल्थ के साथ रिलेट करके पढ़ाओ, जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था, तो ये वो चीज़ आप नहीं भूलते हो, जिसे आप अपने में इंट्रोड्यूस करते हो ना, अपनी नॉलेज में चाहते हो कि नहीं ये हमें समझना थोड़ा सा अपने लिए भी रहेगा, तो वो आप नहीं भूलोगे, आप देखेंगे। एक बार आपने ऐसे इसको किया कि नहीं नोट्स बनने हैं, मुझे ये पॉइंट याद रखना है, फलानी पॉइंट फिस्तानी पॉइंट हो गया, नहीं नहीं, आप अपने में इसको यूज़ कीजिएगा। तो इतना अगर डिफिकल्टी हो रही है एब्जॉर्प्शन में, तो क्या किया जा सकता है विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए? ये इसी के लिए बात नहीं है, सारे विटामिन्स की बात है। तो आप सोक कर सकते हो ग्रेन्स को, उसमें से ये विटामिन्स अच्छे से हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन जो है दैट इज कॉल्ड विटामिन B5, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, और ये जो है इसे हम और एक नाम देते हैं चिकन एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर। चिकन एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर, क्योंकि ये देखा गया था, ये जो चिकन एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर, इससे पहले बोलते थे, दीज वर इट्स अर्लियर नेम्स। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये नाम इसे किसने दिए थे, ठीक है, आप ये खुद कीजिएगा।
ठीक है, ये नाम चिकन एंटी डर्मेट कि जो चिकन में जो डर्मेटाइटिस होता है उसके लिए ये उसके लिए लाभदायक विटामिन था। इसी तरह से ये किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि फिल्ट्रेट के साथ ये रहता है। आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फिल्ट्रेट, अगर कहीं पे फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेट क्या होता है, और दूसरा पोर्शन क्या होता है जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इसके इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, जैसे पे, हाँ ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेहरबानी करके, कि ये जो विटामिन B5 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है अमंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म में। दैट इज कोएंजाइम ए, दैट इज कोएंजाइम ए। समझ आ रहा है? दैट इज कोएंजाइम ए। मैं अभी समझाऊंगा क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट आप और याद रखें कि विटामिन B5 की जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती है, इसमें डेफिशिएंसी नहीं होती है। इसको जो पेंटोथेनिक नेम दिया गया है, पेंटोथेनिक एसिड, ये नाम ही बता देता है कि इससे डेफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि इस नाम की अगर आप लफ्जी मीनिंग पढ़ेंगे ना, इट इज पेंटोथेनिक मीन्स कि फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर, कि आप इसे हर किसी खुराक से हासिल कर सकते हैं। आप खाना खाओ, आप चावल खाओ, रोटी खाओ, आप रूखी सूखी खाओ, उसमें भी ये अच्छे से कूट कूट के भरा होगा। तो दिस इज प्रेजेंट इन एवरी फूड दैट वी कैन कंज्यूम। सो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है। और आपको पता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते। तो ये ना ही ये टॉक्सिक है, ना ही इसकी डेफिशिएंसी कभी होती है। ठीक है, जनरली नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब यहाँ पे 1933 में इसमें इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो छोड़िए, वो मैं नहीं बताना चाहता। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट है कि हाँ, इसमें जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है? वो है कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए एसएच। दिस एसएच रेफर्स टू, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड थियोल ग्रुप, थियोल ग्रुप। या मत रखिए यार, आप सीधे कोएंजाइम ए याद रखिएगा। ठीक है, इट इज एक्टिव फॉर्म। जैसे विटामिन B2 की क्या थी? फैड एंड FMN। विटामिन B3 की क्या थी? NAD एंड NADH। याद है आपको? अब इसकी क्या फॉर्म है? इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? दैट इज कोएंजाइम ए। बेसिकली जो ये पेंटोथेनिक एसिड है ना, यहाँ पे ये हमारा पेंटोथेनिक एसिड कहाँ बैठा छुप के, इसको निकालते हैं हम बाहर। ये पेंटोथेनिक एसिड जो है, इसके साथ 3 ATP मिलते हैं, बोलते हैं हम आ रहे हैं आपके साथ, आप मेहरबानी करके कोएंजाइम ए बना दीजिए। ये बोलता है चलो मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता हूं, फिर बन जाएगा आपका कोएंजाइम ए। तो पेंटोथेनिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है, ATP के साथ मिलके ये बनती है, जिस एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम ए। इसकी एक्टिव फॉर्म है कोएंजाइम फॉर्म, आप कह सकते हो, है ना? क्लियर है? तो ये आपको समझ आ गया। अब ये कोएंजाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये हमारी बॉडी में बहुत कुछ करता है। जैसे आपको पता है कि सेंट्रल मॉलिक्यूल जो मैंने अभी आपको बताया था हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, हमारे रेस्पिरेशन में जो मैंने बताया था, वो कौन सा था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आ गया ना यहाँ पे, कोएंजाइम ए। तो अगर ये सेंट्रल मॉलिक्यूल जो हमारे रेस्पिरेशन में है उसका पार्ट है, तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन होगा? अच्छा, आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, वो तोड़ के अल्टीमेटली यही बना देता है। तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोएंजाइम यहां पे है। समझ आ रहा है? इसी तरह से आपको मैंने बताया फैट जो है, फैट को एक्चुअली बीटा ऑक्सीडेशन होती है, आपको याद नहीं रखना है, वो मैं देखता हूं रेस्पिरेशन में आपको बताऊंगा। फैट तोड़ के अल्टीमेटली यही आना है ना, बोलना यही बनाना है ना, सेंट्रल मॉलिक्यूल बनाना है। तो फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोटीन जो है, प्रोटीन तोड़ के अमीनो एसिड निकलेंगे, फिर अल्टीमेटली दोबारा यही तो बनाना है ना। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपको पहला एक पॉइंट तो आप सबको पता है, एक पॉइंट तो आप सबको पता है, लेट अस मेक इट हियर। यहां पे लाते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, समझ आ रहा है? यहां पे लाते हैं इसको। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, अब ये फर्दर क्या करेगा? आपको एक पॉइंट तो पता है, इसको हम
उस साइकिल में घुमाएंगे, उस चक्कर में घुमाएंगे जिसे हम कहते हैं टीसीए साइकिल। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेंगे, बोलेंगे बेटा तुम्हारे पास जितनी भी एनर्जी है सारी निकाल के आ जाओ ट्रांसपोर्ट चेन में। समझ आ रहा है? वो आपको इन द फॉर्म ऑफ क्या निकालो, आप निकालो एटीपी निकालो। एक तो ये कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए हम। दूसरा, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको मैं बता दूं कि इससे फैटी एसिड्स भी बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं, बनाए जाते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस, फॉर्मेशन हम कहेंगे, समझेंगे बात। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। फैटी एसिड ही नहीं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो जो नेचुरली बनता है हमारी बॉडी में, वो भी इससे डाइट से भी लेते हैं हम, लेकिन जो हमारी बॉडी में बनता है इससे बनता है। कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, हमारे अंदर कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बन सकते हैं, वो भी अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही वो बनते हैं, दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बना देते हैं। अब समझ सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें। और हाँ, इससे और एक चीज़ भी बन सकता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, और हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स के दरमियान, नर्वस और मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन। ये बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन अगर हम कहेंगे तो ये हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इवन ये साइट्रेट बना देता है। साइट्रेट इस टीसीए, जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम पढ़ेंगे, आपको मैं रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा, उसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम से पहला मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट बनेगा यहाँ पे, वो साइट्रेट होता है। साइट्रेट होता है, इसकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ये अगर साइट्रेट यहाँ पे नहीं बनेगा ना, तो आगे ये साइकिल नहीं चलेगा, टीसीए साइकिल नहीं चलेगा। और टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अगर आगे नहीं चलेगा, फिर ईटीसी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ से आएगी? और अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारे एटीपी कहाँ से आएंगे? आसमान से तो नहीं आएंगे। और हमारे एटीपी नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम बस सोते रहेंगे। अल्लाह ताला रहम करे। तो ये देखिए, हो गया ये सारा। अब आपको हो सकता है पूछेंगे, वैसे नहीं पूछते हैं वो जनरली, मैंने कहीं कहीं पे नहीं बताया, अगर पूछा उन्होंने तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, या डेली अलाउंस आप कह सकते हो, वो है 10 से 15 mg पर डे देना है, पर डे कंज्यूम करना है। और आपको मैंने अब बताया कि इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पेंटोथेनिक एसिड, ये ऐसा एसिड, सॉरी, ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो कि हर किसी फूड में पाया जाता है। पेंटोथेनिक मीन्स इन एवरी फूड फ्रॉम एवरीवेयर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये अगर एक पॉइंट और आप याद रखना चाहेंगे तो, जैसे मैंने वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंड अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस जो मैंने कहा था ना आपको, वो पहले ही मैंने आपको कहा था कि उसमें वो काफ़ी सारे वाइटामिन यूज़ होते हैं। वो यहाँ पे विटामिन B1 B2 जो मैंने सारा बताया था, तो ये भी उसके लिए काम करेगा, उन एंजाइम्स के लिए जिनकी बात हम अक्सर करते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड बनता कैसे हमारी बॉडी में? तो ये बीटा एलानिन से भी बन सकता है। एलानिन, एलानिन, एलानिन प्लस पेंटोइक एसिड, PANTOIC, पेंटोइक एसिड। ये आपको नहीं पूछेंगे, ऐसे बताया मैंने, बीटा एलानिन प्लस पेंटोइक एसिड। हो गया आपका ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है ये, प्रोटीन, लिपिड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन, और भी साइट्रेट फॉर्मेशन, और भी मैंने कुछ चीज़ें बताएं, वो भी याद रखेंगे। डेफिशिएंसी नहीं होगी क्योंकि हर फूड में ये बनाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी बैठे हैं, बोलते हैं तुम टेंशन मत ले लो, हम भी बना देंगे। ये वो विटामिन है जो पहले से ही ज़्यादा है, तो हम भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी तो नहीं है, अगर अब होगी भी डेफिशिएंसी, खुदा ना करे आपको होगी रेयर केस में, तो वो ये होगा बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये कौन सा सिंड्रोम है? वही है जो अक्सर हमारी जो सिस्टर्स होती हैं कमज़ोर कमज़ोर, फिर उठते हैं, फिर बोलते हैं पैर में कुछ हो गया, टांग में कुछ हो गया, वो टांग ही बैठ गई, इसमें सेंसेशन ही नहीं है, उसमें वो कांटे लग रहे हैं, चुभ रहे हैं, सुइयाँ हो रही हैं, वही चीज़ें, वही हो गया बर्निंग फीट सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। रात को सोते हैं तो उसमें क्या होता है कि पैरों में वो जलन होती है, ठीक है, बेकरारी जैसी होती है, ठीक है, बेकरारी जैसी होती है, और उसमें वो हीट हो जाती है, हीट अप हो जाते हैं पैर सारे। तो ये चीज़ें होती हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसके बाद है विटामिन B6। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6।
एंड ये जो विटामिन B6 है, इसके कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे, वाइटामर्स ऑफ विटामिन B6। एक है पायरिडॉक्सामाइन, इट इज एमाइन फॉर्म, ये इसकी एमाइन फॉर्म है। इसी तरह से है पायरिडॉक्सल, ये ऑल फॉर्म है, दैट मींस अल्कोहलिक फॉर्म है इसकी। पायरिडॉक्सल, ये इसकी अल्डिहाइडिक फॉर्म है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन B6 और दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पायरिडॉक्सिन। दीज आर कॉल्ड द वाइटामर्स ऑफ पायरिडॉक्सिन और वाइटामर्स ऑफ विटामिन B6। ये यहाँ पे मैंने सोर्सेज की जिक्र की थी क्या, ये आप खुद देखेंगे, ये सोर्सेज जो है ना, ये आप नेट से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी एग्स देखो, एग जहाँ पे भी जिसकी भी जिक्र होती है, एग वहाँ पे होता ही होता है। आप जहाँ भी देखोगे, ये देखो एग यॉक्स, स्पेशली एग यॉक्स हर किसी जगह पे होते हैं। अब ये इसके कुछ सोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है। हाँ, इसमें जो एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम, एक्टिव फॉर्म जो इसमें है, किसी विटामिन बी की एक्टिव फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, इसमें है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये PLP की तरह हम डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और इसके सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जर्म जो है, जो मैंने आपको कहा था जर्म के बारे में, मैंने आपको बताया है एक बार कि कहाँ होता है वो, जो एम्ब्रियो एक्चुअल होता है। मीट जो होते हैं, पोटैटोज, नट्स, सीड्स, एग यॉक्स एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी याद रखेंगे, ये भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, न कार्बोहाइड्रेट न फैट। हमने B1 की, B2 की बात की, B3 की बात जो भी कर रहे थे, दोनों में हमने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट। हर किसी में क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन में। लेकिन इसमें याद रखना मेनली ये किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आपने अगर एक दवाई ली होगी, आई डोंट नो आज आती है वो नहीं आती है, वो दवाई होती थी, उसमें एमिनो एसिड्स होते थे और उसमें विटामिन B6 होता था। आपको जिस दवाई में प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन, उसमें विटामिन B6 दिया जाएगा उसके साथ दवाइयों में। B6 इसलिए क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेशली विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए ये एक्चुअली क्या करता है, ट्रांसएमाइनेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है कैसे होता है, वो कीटो एसिड्स कैसे बनते हैं, फिर क्या होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, उधर नहीं जाना है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोजिनोलाइसिस, सॉरी नियोजेनेसिस नहीं है, इट इज ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नॉट ग्लूको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हमारी बॉडी है, ये इंसान है, इसको ग्लूकोज चाहिए, बोलते हैं कितना ग्लूकोज चाहिए दिन में लेने के लिए, मुझे 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, चलो ले लो। आप सोनिए, आप 200 ग्राम ले लो, दिलबरी करेंगे, हम इसको 200 ग्राम देंगे। बेचारा 200 ग्राम लेके ये खुश हो जाएगा, लेकिन 200 ग्राम जितना ये खुश हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये खुश हो जाएगा, क्योंकि ये 200 ग्राम जब इसकी बॉडी में जाएंगे, 100 ग्राम ये यूज़ करेगा, 100 ग्राम कहाँ लेगा। 100 ग्राम बोलता है, हम मेरे पास ये लिवर है, ये लिवर है, ये इस साइड में वैसे होता है, चलो यहीं पे दिखाता हूँ, ये लिवर है, ये लिवर में कुछ स्टोर करेगा, इसके कुछ मसल में स्टोर होगा, यहाँ पे मसल में कुछ स्टोर होगा एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो एक्सेस ग्लूकोज रहेगा इसकी बॉडी में। लेना 100 था, 100 की जरूरत थी, इसने 200 लिया, तो 100 को क्या करना है, 100 को ये स्टोर करने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन बनना है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अब ये हो सकता है कि अगर ग्लाइकोजन इसने बना दिया फिर भी कुछ ग्लूकोज बचता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसको हो जाता है, बोलते हैं चढ़ाओ इसके पेट पे फैट, इसको करो लाइपोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस, इसमें फैटी बना दो, इसको बेली बिल्डर बना दो, इसको बॉडी बिल्डर नहीं बना, इसको बेली बिल्डर बनना है, इसके पेट पे फैट चढ़ा दो, इसकी बॉडी में, इसके अंदर जो इसमें विसरल ऑर्गन्स है उनके ऊपर फैट चढ़ा दो, तो उसको कहते हैं लाइपोजेनेसिस। समझ आ रहा है, लिपिड बनना। अब लेकिन अगर इसकी बॉडी में ग्लूकोज, अब ब्लड में ग्लूकोज ये खाता ही नहीं बेचारा, इसको 100 खाना था, इसने खाया ही नहीं, इसने फाका दिया, इसको क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है ये टूटेगा वापस। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगी, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, लाइसिस हो गया टूटना। अब इसका ये टूटेगा और वापस ग्लूकोज बनेगा। क्यों, अरे भाई ग्लूकोज है ही नहीं, हमारे को ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज तोड़ना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है, तोड़ने के लिए इसे क्या प्रोसेस होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। समझ आ रहा है, हीम फॉर्मेशन, ये आप मेहरबानी करके जहन में बिठा दीजिएगा, पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में उतना, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हीम फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीम क्या है, देखिए आपकी जो आरबीसीज होते हैं, अगर ये आरबीसी है, इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब इस हीमोग्लोबिन को जब हम देखते हैं, आपको पता है ना, यही हमारे अंदर जो आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करता है, फिर उसको ले जाता है डिफरेंट सेल्स में, बोलता है ले लो ऑक्सीजन, ले लो ऑक्सीजन। अब ये हीमोग्लोबिन अगर आप देखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लोबिन होता है, और 4 इसमें हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ग्लोबिन और 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ग्लोबिन में
4 प्रोटीन के चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। सपोज मैं यहां पे दिखाता हूं, ये एक अल्फा है, ये दूसरी अल्फा है, ये एक बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है। ये रहा आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल, समझ रहा है? इस हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पोर्शन ये है। ये रही आपकी 2 अल्फा चेन्स, ये रही आपकी, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, ये रही आपकी 2 बीटा चेन्स। हो गया ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बन गया ग्लोबिन प्रोटीन। अब इसमें 4 हीम भी होते हैं। ये रहा आपका एक हीम, ये रहा आपका दूसरा हीम, ये रहा आपका तीसरा हीम, ये रहा आपका चौथा हीम। समझ आ रहा है? ये 4 हीम भी इसके साथ होते हैं। 4 हीम और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यहां कह सकते हैं एक ग्लोबिन और 4 हीम है। अब ये हीम जो है ना, हीम हीम समझेंगे बात, ये जो हीम है, एक हीम अगर आप देखेंगे, इस एक हीम को अच्छे से गौर से आप समझेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, आपको नहीं समझना वो, लेकिन याद रखें बस, एक मिनट, प्रोटो यहीं पे लिखता हूं, प्रोटोपोरफायरिन एक मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ हमारा जो हम डाइट से लेते हैं ना, कहते हैं ब्लड बनाने के लिए आपको आयरन चाहिए, एफी मींस आयरन। ये आयरन इसके साथ ऐड करना होता है, और ये आयरन जब इसके साथ मिलता है फिर बनता है ये हीम। लेकिन ये ऐड करने के लिए, ये आयरन इस प्रोटोपोरफायरिन को ऐड करने के लिए हमारा ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन? बताइए। विटामिन B6 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। विटामिन B6 क्या? हीम बनाने के लिए। हीम कैसे बनेगा? प्रोटोपोरफायरिन, या इसे पोरफायरिन कुछ कहते हैं, इसके साथ आयरन मिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आयरन नहीं मिलेगा तो हीम नहीं बनेगा, और हीम जब बनेगा फिर ही ये हीम आगे जाके हीमोग्लोबिन बनेगा, Hb बनेगा, जो कि हमारे आरबीसी में इंपॉर्टेंट है। समझ आया? तो ये और इसीलिए इससे, इवन मैं आगे आपको बताऊंगा, इसीलिए इससे एनीमिया भी होता है, इसकी डेफिशिएंसी से, वो मैं आगे बताऊंगा, मैंने शायद लिखा होगा डेफिशिएंसी सिम्टम्स में, लेकिन ये समझेंगे ये कैसे बनाता है हीम को। हीम मींस हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये माइलिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल होती है, मेन सेल, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये रही हमारी न्यूरॉन। इसमें एक यहाँ पे एक सेल बॉडी होती है जो गोल मैंने बनाया, और इसकी एक लंबी सी एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया इसका साइटोन। इन एक्सॉन के ऊपर इसमें एक लेयर चढ़ाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर एक्सॉन में तेज ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, चाहे ब्रेन से हमें भेजनी हो डिफरेंट ऑर्गन्स तक, या डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्रेन तक भेजनी हो। ये जो इसके ऊपर ये कवरिंग बनती है, इसको हम कहते हैं माइलिन। क्या कहते हैं? माइलिन। और ये माइलिन बनाने के लिए, माइलिन फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिंथेसिस ऑफ सीरो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड गाबा। ये जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। ऐसा याद रखें, मत समझिए आज न्यूरोट्रांसमीटर्स कि ये हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्या क्या, डोपामाइन है, चाहे गाबा है, चाहे सेरोटोनिन है, और ये इसकी ये फंक्शन है। इसके अलावा जब एक लड़की प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, कि उसमें वोमिटिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है, उसमें नाजिया होती है। नाजिया मीन्स कि वो जो बेकरारी होती है, ठीक है, ऐसा लगता है उल्टी आ रही है, नहीं आ रही है। नाजिया कोई लड़की का नाम नहीं है, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। वो उल्टी आ रही है, नहीं आ रही है, वो जो चीज़ें हो रही ना, उसे कहते हैं नाजिया, NAUSEA। समझ आ रहा है? तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जा सकता है कि अगर उसको ये विटामिन B6 दिया जाएगा तो उसमें वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलेगा उन सिम्टम्स में। समझ आ रहा है? और अब देखिए इसके कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं। सबसे पहला सिम्टम जो इसका है, बस मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है एक बार कि हाँ, जो पैर होते हैं उनमें सेंसेशन नहीं होती है, कांटे चुभना, पैरों में सेंसेशन ना होना, और पैरों में वीकनेस आता, कमजोरी आना, वही हाथ पैरों में आना, वही हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। इसमें कन्वल्शंस हो जाते हैं। कन्वल्शंस हो गए कि वो जो आप, अल्लाह ताला रहम करे, कभी देखते हैं ना जिनको हम सीजर्स भी कहते हैं, SEIZUR, या सीजर्स भी कहते हैं, या हम जिसमें वो शेकिंग होती है बॉडी की, बहुत तेज शेक हो जाती है सारी बॉडी। तो ये जनरली ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना, ये आपको
बेसिकली इसमें जो मैंने कहा ना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, सेरोटोनिन बोला मैंने, घाबा बोला मैंने, डोपामाइन बोला मैंने, ये सेरोटोनिन और डोपामाइन की डेफिशिएंसी से होता है। क्योंकि अगर अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये चीज़ें बनने में कमी होगी। सेरोटोनिन सेरोटोनिन अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो सेरोटोनिन तो कम बनेगा, जो मैंने अभी कहा था, इसके बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से है डोपामाइन। ये दो चीज़ें जो है अगर इनकी कमी हो जाती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ये आप याद रखेंगे। कन्वल्शन या सीजर जो होता है ये किससे होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गाबा। गाबा इज गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, नहीं रखना है आपको याद। गाबा जो है, गाबा फुल फॉर्म मत रखिए याद, सीधे याद रखें कि इसमें जो कन्वर्शन थरथराना जो होता है वो इसकी वजह से होता है, गाबा कम हो जाता है। क्योंकि चूंकि गाबा बनाने के लिए विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, B6 की डेफिशिएंसी है तो गाबा की डेफिशिएंसी से हो रही है। और लास्ट मैंने जो कहा था आपको कि ये हीम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आयरन प्रोटोपॉर्फायरिन से मिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जुदा नहीं होने देता, उनको मिलाता है एक दूसरे से। तो अगर आपका आयरन नहीं बन, आपका आपका हीम नहीं बन रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन भी उतना नहीं बन रहा है। समझ आ रहा है? अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये डिजीज होगी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये समझे क्या है? हीम नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। आपके रेड ब्लड सेल्स का कलर किससे है? रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना? तो क्रोम जो होता है, क्रोम, अगर आपको कहेंगे क्रोम, क्रोम मीन्स कलर। हाइपो क्या हो गया? हाइपो हो गया कम, कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया, कि वो एनीमिया जिसमें आपका ब्लड का जो कलर होगा, ब्लड आरबीसी का जो कलर होगा वो क्या होगा? वो पूरा रेड नहीं होगा, वो थोड़ा सा पेलिश होगा, पेल कलर होगा। क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, मुझे बताइए आरबीसी बड़ी रहेगी कि माइक्रो रहेगी? माइक्रोसाइटिक। साइटिक, माइक्रोसाइटिक मीन्स स्मॉल साइज। तो आरबीसी क्या होगी? एक तो इसमें कलर अच्छे से नहीं होगा, कलर पेल होगा, दूसरा क्या होगा? स्मॉल साइज होगा आरबीसी का। और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, उसी को हम कहते हैं अनीमिया। तो इसकी वजह से जो अनीमिया है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया। इवन इसकी जो इस विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है उसको एक खास नाम देते हैं, उसे कहते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। एक बात बता देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना माय डियर्स। एक लास्ट रिवीजन में आपका विटामिन पे दूंगा ज़रूर, उसमें मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा खाली हाईलाइट करके, आप याद क्या रखोगे इसमें, ठीक है? मुझे पता है काफ़ी सारे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्या पता हमें ये सारा याद नहीं। नहीं, आप सीखने के लिए याद अगर रहेगा रहेगा, रहेगा नहीं टेंशन मत ले लो। मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं वो हाईलाइट करूंगा। इवन मुझे अगर टाइम मिला तो मैं सारे सिलेबस को हाईलाइट करूंगा। आप एग्जाम से पहले आपको क्या याद रखना है ठीक है? मैं पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन हाईलाइट करूंगा। यहाँ ये हाईलाइटर लेके, ये ना, कहाँ पे? ये वाला हाईलाइटर, ऐसे ऐसे करूंगा बस, मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, वो वक्त कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो उससे आपका रिवीजन एक फटाफट हो जाएगा। अब आज इतने करते हैं, कल से हम देखते हैं इसको विटामिन B7 एंड B7 B9 एंड B12। उसके बाद हमने फिनिश किया। लेकिन उसके अलावा मैं और चीज़ आपको बताऊंगा, हमने B4 को कहाँ फेंका, B8 को कहाँ फेंका, ये क्या है, और कुछ और हैं वो कहाँ है, वो भी मैं बताऊंगा कि उनका नाम क्यों नहीं है अब इसमें। थोड़ा सा उनके बारे में दो दो चार चार पॉइंट्स बताऊंगा। और कुछ ऐसे भी बताऊंगा, ऐसे विटामिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि विटामिन नहीं है लेकिन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विटामिन के लिए एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि याद रखेगा कि किस चीज़ को हम विटामिन कह सकते हैं। एक तो ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को डाइट से ज़रूरी होनी चाहिए, कि हमारी बॉडी में ये ज़्यादा नहीं बनना चाहिए कि हमें डाइट में इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए कभी कभी विटामिन B7, जब हम कल पढ़ेंगे, ये हमारी बॉडी में बनता है, इसलिए कभी कभी इसको विटामिन B7 को निकाला ही जाता है, इसको बोलते हैं कि ये विटामिन नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है। एक तो ये क्राइटेरिया है कि हमारी बॉडी में कम बनना चाहिए, बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं, ताकि हमें डाइट से ये सारा लेना चाहिए। दूसरा ये कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ होनी चाहिए, मतलब कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके बगैर डिजीज़ होना लाजमी होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ विटामिन को निकाला भी गया है इससे। समझ आ रहा है? B4 को कहाँ फेंका गया, B8 को कहाँ फेंका गया, B11 को कहाँ छोड़ा गया, है ना B10 B11, ये चीज़ें इसीलिए आ रही हैं इसमें। उनके बारे में भी बताऊंगा कल, क्या है कोलिन, क्या है बाकी बाकी थोड़ा सा, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कल विटामिन को फिनिश करने की। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।